दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो एंड्रूसियम से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने प्रीवियस पार्ट में स्टेमन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि स्टेमन होते क्या हैं, फिलामेंट के लेंथ के आधार पर ये कितने तरह के होते हैं और एंथर के अटैचमेंट कैसे होते हैं, कनेक्टिव कैसे होता है, एंथर क्या होते हैं, तो इन सभी टॉपिक पर मैंने डिटेल से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम स्टेमन के कोइजन, इंसरेशन ऑफ थैलेमस और डेसेंस ऑफ एंथर के बारे में जानेंगे। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको सभी फैमिली में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का आप पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेमन एडिशन यानी कि स्टेमन के जुड़ाव के बारे में। तो स्टेमन किस तरह से किसी फ्लोरल पार्ट से जुड़ता है और अगर वो किसी फ्लोरल पार्ट से जुड़ता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला है एपीपेटलस। तो जब स्टेमन सेपल से जुड़ता है तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है एपीसेपलस, और जब स्टेमन पेटल से जुड़ता है तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है एपीपेटलस, और जब स्टेमन टेपल से जुड़े होते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है एपीफाइलस या फिर एपीपेटलस। अगला है गाइनेंडस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गाइनेंडस कंडीशन पूछा जाता है, किस में पाया जाता है। तो जब स्टेमन गाइनीशियम से जुड़ता है तो उसके लिए यूज़ होता है गाइनेंडस। तो इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। जब स्टेमन स्टिग्मा से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं गाइनोस्टेजियम, और ऐसा देखने को मिलता है कैलोट्रोपस प्रोसेरा। और गाइनोस्टेजियम कंडीशन जो है ये एस्केपेडिएसी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गाइनोस्टेमियम। तो जब स्टेमन कार्पेल से जुड़कर एक कॉलम का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं गाइनोस्टेमियम, और इस तरह का जो कंडीशन होता है वो आर्किडेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो प्राय अगर आप देखेंगे तो आपको एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलता है। तो एपीपेटलस को हम फ्लोरल फार्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए समझाते हैं। जैसा कि कोरोला यानी कि पेटल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड्रूसियम को ए से। तो जब एपीपेटलस कंडीशन होता है तो सी और ए के ऊपर हम आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एपीपेटलस कंडीशन को। इसी तरह से गाइनेंडस कंडीशन को हम फ्लोरल फार्मूले में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइनेंडस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एंड्रूसियम के लिए ए हो गया और गाइनीशियम के लिए जी, और इसके ऊपर हम आर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एंड्रूसियम गाइनीशियम से जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमन के कोइजन के बारे में। तो जब स्टेमन फ्री होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो इसमें होता क्या है कि ढेर सारे स्टेमन होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते। अगला है एडोल्फस कंडीशन। तो इसमें होता क्या है कि स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो फ्यूज़ होता है, परंतु जो एंथर होते हैं वो फ्री होते हैं। अब ये जो एडल्फस कंडीशन है ये 3 टाइप का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है मोनो एडल्फस। तो जब स्टेमन के जितने भी फिलामेंट होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनो एडल्फस। और इनके जो एंथर होते हैं वे सभी आपस में फ्री रहते हैं, और इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। तो इसमें होता क्या है कि जो फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और 2 ग्रुप बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लें तो पी में कुल टोटल 10 स्टेमन होते हैं, जिसमें कि 9 स्टेमन एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, और बचा हुआ अकेला जो एक स्टेमन होता है वो सेकंड ग्रुप बनाता है। यानी कि जब फिलामेंट फ्यूज़ हों और 2 अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन। तो यहाँ पर आप पी में जो स्टेमन है उसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो 9 फिलामेंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक ये ग्रुप है, और बाकी बचा हुआ एक जो स्टेमन है ये दूसरा ग्रुप है। अगला है पॉली एडल्फस। तो जब फिलामेंट फ्यूज़ होकर 3 या 3 से अधिक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉली एडल्फस, और इस तरह का स्टेमन आपको सिट्रस यानी कि नींबू में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है सिनजेनेसियस या फिर सिनएंथरस। तो इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, परंतु जो एंथर होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, और इस तरह का जो स्टेमन है ये आपको कंपोजिटिव फैमिली में देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फिलामेंट्स हैं वो सभी फ्री हैं, लेकिन जो एंथर है वो आपस में ऊपर की ओर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है साइनेंड्रस कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टेमन के जो फिलामेंट है और एंथर है
ये सभी एक दूसरे से आपस में फ्यूज़ रहते हैं और इस तरह का कंडीशन आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको साइनेंडर्स कंडीशन को दिखा रहा है। यहाँ पर एंथर और जो फिलामेंट है दोनों ही आपस में फ्यूज़ हैं। तो फ्लोरल फार्मूले में स्टेमेन के जुड़ने को या फिर स्टेमेन के फ्री रहने को निम्नलिखित प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि हमें पॉलीएंड्रस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है और स्टेमेन की संख्या अगर 5 है तो पॉलीएंड्रस कंडीशन है तो हम पहले एंड्रोसियम लिखेंगे, और स्टेमेन अगर 5 है तो 5 लिखेंगे। चूँकि पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि फ्री, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। और यदि स्टेमेन जुड़े हुए हैं तब इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि स्टेमेन की संख्या 5 है तो इसे हम आप ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो कंडीशन है, यानी कि मोनोएडल्फस है, डाइएडल्फस है या फिर पॉलीएडल्फस कंडीशन है, उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा। इन केस मान लेते हैं कि यहाँ पर मोनोएडल्फस कंडीशन है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसके नीचे की ओर मोनोएडल्फस लिख देंगे, यानी कि मोनो लिख देंगे। अगर डाइएडल्फस कंडीशन है तो डाई लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पी की, तो पी में क्या है, कुल 10 स्टेमेन है, तो इसे हम ये नहीं कि 10 लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए लिखेंगे। 9 जो है आपस में ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि 2 कंडीशन है स्टेमेन की, 9 आपस में ग्रुप में है और एक अकेला ग्रुप है। तो ये जो कंडीशन है ये डाइएडल्फस कंडीशन है। इसी प्रकार यदि सिनजेनेसियस कंडीशन है तो A5 को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा सिनजेनेसियस। इसी तरह से अगर साइनेंडर्स कंडीशन है तो साइनेंडर्स कंडीशन में क्या करेंगे, वैसे ही A लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 5 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे साइनेंडर्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टेमेन से जुड़े हुए जो फ्लोरल फार्मूले हैं उनको लिखा जाता है। चलते हैं स्टेमेन से जुड़े हुए अगले टॉपिक की ओर, इंसरेशन ऑफ थैलेमस। तो सबसे पहला है आइसोस्टेमोनस या फिर हैप्लोस्टेमोनस। तो इसमें क्या होता है कि स्टेमेन की सिंगल वर्ल होती है, यानी कि जो स्टेमेन होते हैं एक सिंगल चक्र में होते हैं और इनका जो नंबर होता है वह पेटल के नंबर के बराबर या फिर टेपल्स के नंबर के बराबर होता है। तो इसमें जो स्टेमेन होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार से अरेंज होते हैं। तो सबसे पहला है एंटीपेटलस या फिर एंटीटेपलस। तो इसमें जो स्टेमेन होते हैं वह टेपल या फिर पेटल के अपोजिट होते हैं। अगला है अल्टरनी पेटलस या फिर अल्टरनी टेपलस, इसको हम अल्टरनी फिलस भी कहते हैं। तो इसमें जो स्टेमेन होते हैं वह टेपल या फिर पेटल के अल्टरनेट होते हैं। अगला है डिप्लोस्टेमोनस। इसमें जो स्टेमेन होता है ये 2 चक्र में होता है और जो स्टेमेन की संख्या होती है वह पेटल की संख्या की दुगनी होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो इसमें स्टेमेन होते हैं ये 2 वर्ल में होते हैं और जो आउटर वर्ल होता है या बाहरी वर्ल होता है वो एंटी सेप यानी कि सेपल के अपोजिट होता है, और जो इनर वर्ल होता है वो एंटी पेटलस होता है यानी कि पेटल के अपोजिट होता है। और इस तरह का कंडीशन पाया जाता है लिलिएसी फैमिली में। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो देखेंगे आउटर वर्ल जो स्टेमेन का है वह सेपल के अपोजिट है। यहाँ पर ये आउटर वाला है तो ये सेपल के अपोजिट है, सेपल बाहर की ओर है, ठीक है। और जो इनर वर्ल है वह एंटी पेटलस है यानी कि यह पेटल के अपोजिट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब स्टेमेन पेटल्स के अपोजिट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एंटी पेटलस, और यदि सेपल के अपोजिट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एंटी सेपलस। अगला है ओब डिप्लोस्टेमोनस। इस केस में भी जो स्टेमेन की संख्या होती है वह पेटल की संख्या के दोगुनी होती है, और इस कंडीशन में भी जो स्टेमेन होते हैं ये 2 वर्ल में होते हैं यानी कि 2 चक्र में होते हैं। जो आउटर वर्ल होता है वो एंटी पेटलस होता है और जो इनर वर्ल होता है वो एंटी सेपलस होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह डिप्लोस्टोमिनस का अपोजिट है, और इस तरह का कंडीशन आपको कैरियोफाइलेशी फैमिली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एंड्रोसियम से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट था। इसके बाद एक टॉपिक और हमारा बचता है जो कि टर्मिनोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम गायनीशियम से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।